हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फोर्स के बारे में, फोर्स के टाइप्स के बारे में, फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले, इक्विलिब्रियम फोर्सेस पढ़ने से पहले एक बार अपन पहले का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि अपन का क्विक रिव्यू हो जाए कि अपन ने क्या क्या देखा था। सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, फोर्स क्या होता है। फोर्स इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, मतलब कोई भी दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, पुश या फिर पुल नेचर का, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स। इसके बाद में हमने क्या देखा था कि इसके इफेक्ट में हमने क्या देखा था कि क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं इसके। फर्स्ट क्या देखा था कि कैन चेंज इन स्पीड, मतलब कोई ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, अगर उसके मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज। अगर मोशन की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो स्पीड डिक्रीज। सेकंड हमने क्या देखा था कि ये फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या कर सकता है, चेंज। थर्ड हमने क्या देखा था कि शेप को चेंज कर सकता है। अगर किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो तो उसका जो शेप हो सकता है वो क्या हो सकता है, चेंज। और कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो उसको हम फोर्स लगाए किस में ला सकते हैं, मोशन में। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है तो उसके ऊपर हम फोर्स लगा के उसको किस में ला सकते हैं, रेस्ट पे। इसके बाद में हमने क्या देखे थे, टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं आपके, दो टाइप्स होते हैं। एक तो क्या होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक क्या होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स और सेकंड क्या था, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक और क्या नाम था, फील्ड फोर्स। ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होते हैं, वो वाले फोर्स। ये मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स तभी अपन अप्लाई कर सकते हैं जब आपके जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो बॉडीज होती है, आपस में किस में होती है, कॉन्टैक्ट में होती है, तभी आपके जो फोर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें कौन कौन से फोर्स लगते हैं, दो। फर्स्ट क्या होता है, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स जो कि कैसे लगता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। और सेकंड कौन सा होता है, फ्रिक्शन फोर्स। ये कैसे लगता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है या फिर टेंस टू मोशन की कंडीशन में तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। और नॉर्मल फोर्स कैसे लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये दोनों इसमें आ जाते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स में। सेकंड क्या होता है, फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें कौन कौन सा आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और सेकंड क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर मैग्नेटिक फोर्सेज, जो कि अपन कहाँ पे पढ़ेंगे, क्लास 12th में। अभी अपन ओनली कौन सा देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको जो अर्थ है अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि अर्थ का मास क्या है, बहुत ज़्यादा है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअल में होता क्या है कि आपके, मैंने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है तो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट, क्योंकि उनके पास क्या होता है, मास, और उनके बीच में क्या होती है, एक डिस्टेंस। जो अपन ने थोड़ा हल्का सा चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या होता है आपका, वो m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में मास और उनके बीच में कोई डिस्टेंस है तो एक फोर्स उनके बीच में लगता है जिसका नाम क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ऑफ देयर मासेस। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा। और अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा किसका होता है, अर्थ का। इसलिए आपकी जो अर्थ है वो सब बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, वेट के नाम से। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, W, और फॉर्मूला क्या होता है आपका, mg। कहाँ से आया ये वाला फॉर्मूला, मैंने आपको हल्का सा आइडिया दिया कि F = ma, यहाँ से ये फॉर्मूला आया था। ठीक है, तो ये अपन ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। इसके बाद में अपन ने क्या देखे थे, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है आपका, कि अगर एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल बॉडीज हो सकती है, इसलिए अपन क्या करते हैं कि अगर अपन को किसी एक सिस्टम के अंदर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की, किसी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट की बात करनी है पूरे सिस्टम में, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने फोर्सेज लग रहे हैं अदर्स पार्ट्स की वजह से। जब हम ओनली उस सिस्टम के ऊपर, एक बॉडी के ऊपर ओनली जब हम क्या करते हैं, फोर्सेस को कंसीडर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो उस ओनली एक ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाता है, फ्री बॉडी डायग्राम। किससे अलग से, पूरे सिस्टम से आपने उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया। ठीक है, अब ये अपन ने देखे थे लास्ट क्लास में, जो कुछ इसके एग्जांपल्स देखे थे। इस क्लास में अपन एक दो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये आपका एक ऑब्जेक्ट, ये आपको एक सिस्टम दे रखा है, इस सिस्टम के अंदर क्या है, ये आपका क्या है, एक वॉल है, ये आपकी क्या है, रूफ है, और ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1, और ये क्या है, स्ट्रिंग 2, और एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ब्लॉक बोल सकते हो, एक ब्लॉक है A, वो क्या इन दोनों के बीच में अटैच है। ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग है, ये जो हॉरिजॉन्टल है, उसे कितना एंगल बना रही है, थीटा। अब आपको क्या बोला कि भाई ये जो A ब्लॉक है इसका क्या बनाना है आपको, फ्री बॉडी डायग्राम। तो मैंने क्या बताया था कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो कैसे बनता है, सबसे पहले क्या करो, उस ऑब्जेक्ट को क्या कर दो, सबसे पूरे सिस्टम से क्या कर दो, आइसोलेट। तो पूरे सिस्टम में क्या क्या था, ये आपकी वॉल थी, रूफ थी,
दो स्ट्रिंग थी, मैंने उसको सबसे क्या कर दिया, आइसोलेट। अब आइसोलेट करने के बाद उसके ऊपर जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे हैं उसको क्या कर दो, आप करो। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट इसका डायरेक्ट कोई कांटेक्ट तो है नहीं, ग्राउंड से ही, उससे तो नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा नहीं। फिर से नॉर्मल रिएक्शन आपका कब लगता है, जब आप सरफेस से कांटेक्ट में होते हो, लेकिन यहाँ पे किससे कांटेक्ट में, स्ट्रिंग से। सरफेस से ब्लॉक डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा नहीं। फ्रिक्शन भी यहाँ पे लगेगा नहीं, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है नहीं, तो फ्रिक्शन लग नहीं रहा, ठीक है। अब उसके बाद में कौन सा आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है आपका, वेट कहाँ लगता है, डाउनवर्ड। तो हमेशा वेट का वहाँ कहाँ लगाना है आपको, डाउनवर्ड। तो ये जो आपका ब्लॉक है इसके डाउनवर्ड हमेशा क्या लगेगा, वेट। कितना, W कितना होगा वो, mg। m क्या है आपका इस ब्लॉक का मास, ठीक है। तो ये तो बात हुई इसकी। उसी के बाद अब कांटेक्ट में डायरेक्ट वो आपका रूप से ही इससे कांटेक्ट में तो नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग से तो कांटेक्ट में है, और स्ट्रिंग से कांटेक्ट में है, तो स्ट्रिंग क्या कर रही है, अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अपनी तरफ पुल। मैंने फिर भी पहले आपको बताया था, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। स्ट्रिंग क्या करती है, ऑब्जेक्ट को हमेशा अपनी तरफ पुल करती है। कोई भी पॉइंट हो, जिस भी पॉइंट पे स्ट्रिंग कनेक्ट है, हमेशा उसको अपनी तरफ क्या करेगी, पुल। अब जैसे ये आपकी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग फर्स्ट, ये स्ट्रिंग सेकंड, मैं नाम लिख रहा हूँ आपका, दोनों अलग अलग है। मैं सोच रहा एक ही स्ट्रिंग जा रही है, अलग अलग है। एक स्ट्रिंग की पीस यहाँ पे, एक स्ट्रिंग का पीस यहाँ पे। ये आपका फर्स्ट स्ट्रिंग है, ये आपका सेकंड स्ट्रिंग है। अब ये जो स्ट्रिंग है इस ब्लॉक को क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। तो ये डायरेक्शन हो गई किसकी, स्ट्रिंग की, फोर्स की। और स्ट्रिंग के ऊपर जो फोर्स होता है स्ट्रिंग में, उसको अपन किसे रिप्रेजेंट करते हैं, टेंशन से। तो ये जो डायरेक्शन हो गई किसकी होगी, टेंशन की। ऐसे यहाँ पे भी होगी, लेकिन अपन को उससे मतलब नहीं है, अपन को ओनली किससे मतलब है, ब्लॉक से। तो इसलिए अपन ओनली किसके पास की बात कर रहे हैं, ब्लॉक के पास की। तो एक इस डायरेक्शन में क्या लग रही है, टेंशन। तो ये हो गई आपकी टेंशन, और ये अगर स्ट्रिंग फर्स्ट है तो टेंशन का नाम भी क्या हो जाएगा, T1। अब ऐसे ही एक और टेंशन लग रही है, ये वाली, जो किसी एंगल पे है, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे है। तो ये आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल से एक एंगल पे दूसरी टेंशन जा रही है, थीटा एंगल पे, कितनी, T2 क्यों, क्योंकि दूसरी स्ट्रिंग है, ठीक है। जब स्ट्रिंग सेम होती है और मासलेस होती है, तब अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होगी, सेम। लेकिन यहाँ पे तो स्ट्रिंग ही डिफरेंट हो गई, इसलिए आपकी टेंशन भी क्या होगी, डिफरेंट। तो ये जो बना, ये क्या हो जाएगा इसका, फ्री बॉडी डायग्राम। कितने फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो क्या लग रहा है, वेट, क्योंकि उसका क्या है, उसके पास कुछ मास है, और मास होता है तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो ये क्या हो गया उसका वेट। नेक्स्ट अपन क्या बात कर रहे हैं, ये टेंशन, दो आपके स्ट्रिंग है, तो टेंशन भी कितनी होगी, दो। फर्स्ट कैसे लग रही है, हॉरिजॉन्टल, इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को खींचेगी, और यहाँ पे भी स्ट्रिंग अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को खींचेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका कंप्लीट। अब रिमेनिंग टेंशन में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर भी टेंशन लगेगी, स्ट्रिंग अपनी तरफ खींचती है, मैं फिर बता रहा हूँ, अपनी तरफ पुल करती है, ये हो गई दूसरी टेंशन T। और ऐसे यहाँ पे भी स्ट्रिंग अपनी तरफ खींचेगी, तो ये हो जाएगी दूसरी, ये इसकी वाली टेंशन हो जाएगी ये। तो अगर ये कितनी है, T1, और ये कितनी हो जाएगी आपकी, T2। ये आपका हो गया T2, ठीक है। दो स्ट्रिंग अलग अलग है, इसलिए दोनों डिफरेंट टाइप की लगी है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे आपका ये क्या है, एक ग्राउंड, और ये आपकी क्या है, वॉल है। अगर वहाँ पे एक लेडर रखी हुई है, लेट से ये आपकी एक लेडर है, ठीक है। ये क्या आपकी एक लेडर है, सीढ़ी रखी हुई है, किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, वॉल को टच करते हैं। अब आपको क्या बोला कि इसका क्या बनाना है, आपको फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, किसका बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम, लेडर का, सीढ़ी का आपको क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अब ओनली सीढ़ी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो मैं किसको बना दूंगा, ओनली सीढ़ी को। तो ये क्या हो गई आपकी, सीढ़ी हो गई, लेडर हो गई, ठीक है। अब इस लेडर के ऊपर मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, एक चीज़ तो हमेशा आएगी क्या, वेट। सबसे पहले आपको क्या करना है, वेट को फिक्स कर दो, ताकि आपको ध्यान रहे, क्योंकि वेट का क्या है, सोचने की जरूरत नहीं है, हमेशा वेट की जो डायरेक्शन होगी कैसी होगी, डाउनवर्ड। तो अब लेंथ होती है ऑब्जेक्ट की, तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई अगर लेंथ है तो अपन क्या करते हैं, उसके सेंटर के ऊपर पॉइंट करके डाउनवर्ड क्या लिख देते हैं, वेट W। अगर लेंथ ज़्यादा होती है तो अपन क्या कर देते हैं, सेंटर के ऊपर पॉइंट करके अपन क्या एज्यूम करते हैं कि उसका जो पूरा मास है वो कहाँ पे है, सेंटर पे, और सेंटर की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या हो गया, वेट। तो एक काम तो हो गया आपका कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला। अब कौन सा बचा आपका, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन सा होगा, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स, अब लेडर के ऊपर नॉर्मल फोर्स कौन कौन से लगते हैं, अब लेडर के ऊपर नॉर्मल फोर्स आपका कौन कौन सा लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब एक तो सरफेस ये रही, तो इसके परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल फोर्स, लेट से कितना है N1, और ऐसे यहाँ पे ये आपकी सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर, ये सरफेस है, ये वॉल जो है, ये वॉल की सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर किधर होगा, ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर किधर होगा, ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका नॉर्मल फोर्स कितना, N2। तो ये तो आपके क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स दोनों N1 और N2, इनको यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये इस जगह पे कितना लग रहा है N1, और इस जगह पे कितना लग रहा है N2, ठीक है। तो ये तो बात हुई किसकी, आपकी फ्री बॉडी डायग्राम की, किसके ऊपर, इसके ऊपर। अब एक और अपन देखते हैं, अगर
अब यहाँ पे देखो कंडीशंस होती है। अभी ये जो डायग्राम है ये क्या कंप्लीट नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी आपने फ्रिक्शन को यहाँ पे ऐड नहीं करा। देखो फोर्सेज वही है जो अपन ने बात करी, नया कुछ भी नहीं आएगा। कॉन्टैक्ट फोर्स में नॉर्मल फोर्स की तो बात कर ली, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स की तो बात कर ली, लेकिन अभी एक फोर्स बच रहा है, कौन सा वाला? फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स के क्या है, वो डिपेंड है। अब सर दो जगह पे, अब सीढ़ी अगर मोशन करेगी तो कैसे मोशन होगा इसका? ऐसे मोशन होगा धीरे धीरे नीचे, मतलब ये जो एंगल है, ये जो थीटा एंगल है, धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम, मतलब नीचे आएगी तो ऐसे ही तो आएगी। तो अब ये जो, अब अगर मोशन होगा तो ये एंड कहाँ जाएगा? इधर की तरफ। अगर सीढ़ी का मोशन होता है नीचे की तरफ तो ये जो एंड है कहाँ जाएगा? इधर, और ये एंड कहाँ जाएगा? नीचे। मतलब दोनों एंड पे मोशन हो रहा है तो दोनों एंड पे फ्रिक्शन होगा। हाँ, दोनों एंड पे फ्रिक्शन होगा। तो अगर वो बोलता है कि भाई सीढ़ी का मोशन हो रहा है तो दोनों एंड पे मोशन होगा, और दोनों एंड का क्या होगा? फ्रिक्शन। तो वहाँ पे दोनों फ्रिक्शन उसमें काउंट होंगे अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मोशन इधर हो रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या लग जाएगा? इधर की डायरेक्शन में, और यहाँ पे अगर मोशन इसका नीचे हो रहा है इस पॉइंट का, तो इसमें यहाँ पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट। लेकिन अगर वो बोलता है क्वेश्चन में, लैंग्वेज सुनना, अगर वो बोलता है क्वेश्चन में कि आपका जो वॉल है वो स्मूथ है, ये तो क्या है? ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे तो लगेगा ही। अगर उसने क्वेश्चन में एक लाइन लिखी, आपकी जो वॉल है वो स्मूथ है, वॉल स्मूथ है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो वॉल वाला फ्रिक्शन है वो कितना हो गया? जीरो। ये ठीक है कि अपन को पता है कि फ्रिक्शन जीरो नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसने लैंग्वेज के टर्म्स में लिखा है कि आपकी वॉल क्या है? स्मूथ है, उस केस में आपका क्या हो जाएगा कि अपन एज्यूम करेंगे कि वॉल का फ्रिक्शन कितना हो गया? जीरो। अगर वो लिखता है तो, अदरवाइज तो रहेगा, वो तो आपको पता है, क्योंकि प्रैक्टिकली फ्रिक्शन जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, और नीचे ग्राउंड वाला तो रहेगा ही, क्योंकि ग्राउंड को आप कितना ही स्मूथ करोगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसकी। ये आपका क्या हो गया? फ्री बॉडी डायग्राम उसका, उस केस में। एक और आपका टाइप का फोर्स होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? हिंज फोर्स। हिंज फोर्स का क्या मतलब होता है? लेट्स से आपकी ये क्या, एक वॉल है, ये आपकी एक वॉल है, बहुत ढंग से देखना। इस वॉल के क्या करा मैंने, ये एक हिंज लगा दिया, और इसके बीच में मैंने क्या कर दिया? आपकी एक रोड लगा दी। ये आपकी क्या, एक रोड है। ठीक है, अब हिंज का क्या मतलब होता है कि ये रोड क्या कर सकती है? इस पॉइंट के अबाउट, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, लेट से ये पॉइंट ए के अबाउट ये अगर रोड है तो ये रोड क्या कर सकती है? रोटेट कर सकती है, ऊपर नीचे ऐसे रोटेट कर सकती है। मतलब ये पॉइंट क्या हो गया आपका? फिक्स हो गया। इस पॉइंट के अबाउट ये जो रोड है ये क्या कर सकती है? रोटेट कर सकती है ऐसे। तो इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? ये क्या, हिंज है। अब हिंज है तो अभी फोर्स तो लगेगा, क्योंकि अब पॉसिबल क्या होता है कि आप या तो वॉल के क्या कर दो, रोड को फिक्स कर दो। अब रोड को फिक्स कर दिया तो वो ना तो ऊपर मोशन कर सकती है ना नीचे मोशन कर सकती है, वो फिक्स है, जैसे आपके वॉल पे पट्टी वगैरह लगी होती है उस टाइप से। पर यहाँ पे हिंज का क्या मतलब है कि वो जो चीज़ है वो क्या है? फ्री है। मतलब वो एक प्लेन के अंदर, उस प्लेन के अंदर, वर्टिकल प्लेन के अंदर क्या कर सकती है? रोटेट कर सकती है। तो वो जो होता है वो क्या होता है? हिंज। और उसकी वजह से जो फोर्सेस लगते हैं उस पॉइंट के ऊपर, उसको अपन क्या बोलते हैं? हिंज फोर्स। अब ढंग से सुनना। अब मैंने बोला कि आपकी एक वॉल है, ये आपकी एक वॉल है, ये ग्राउंड है। जैसे ये आपकी लेडर थी, यहाँ पे कोई भी चीज़ को अगर आपने टिका रखा है तो इस जगह पे एक फोर्स लग जाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसको आप क्या बोलते हो? नॉर्मल फोर्स। अगर वो चीज़ टिकी हुई है, मोशन नहीं कर रही है, मतलब चीज़ जो है रेस्ट पे, ये लेट से आपकी एक सीढ़ी ही ले लो इसको, ये आपकी एक सीढ़ी है और वो किस पे? रेस्ट पे। तो बस वो टिकी हुई है उस पॉइंट पे, तो ओनली क्या, कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल फोर्स, हॉरिजॉन्टल। लेकिन अपने यहाँ पे ये जो हिंज है, ये जो रोड है, लेट से आपकी ये एक हिंज, ये आपकी जो बनी हुई है रोड, और रोड का जो अदर एंड है वो किससे कनेक्ट है? स्ट्रिंग से। ये आपकी क्या, एक स्ट्रिंग है जो इस पॉइंट पे कनेक्ट है। ठीक है, अब बात क्या आ रही है कि ये, अब एक तो अपन ने बात करी लेडर की, वहाँ पे क्या लग रहा था? एक सिंपल रिएक्शन लग रहा था आपका, नॉर्मल रिएक्शन कौन सा? एन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हिंज होने की वजह से वो जो चीज़ है वो क्या कर सकती है? उस प्लेन में मोशन कर सकती है। अब प्लेन का मतलब कितने डायमेंशन होती है? दो। कोई भी प्लेन बनने का मतलब क्या होता है? अब कौन से प्लेन में मोशन करी है? ये पूरा का पूरा ये वर्टिकल, ये आपका प्लेन बन रहा है वर्टिकल। वर्टिकल प्लेन का मतलब कितने कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है? वो जो रोड है वो ऐसे पूरा क्या कर सकती है? मोशन। मतलब एक तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट दोनों में चेंज हो रहा है। इसका मतलब आपका जो रिएक्शन होगा वो दोनों रिएक्शन होंगे, आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी होगा और वर्टिकल रिएक्शन भी होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है? हिंज फोर्स जब भी लगता है तो कितने रिएक्शन होते हैं? दो। एक तो हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज़ फिक्स होती है या फिर कोई चीज़ रेस्ट पे होती है तो ओनली कौन सा लगता है? नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस के परपेंडिकुलर। लेकिन कोई चीज़ हिंज में है तो वो क्या कर सकती है? मोशन। और मोशन करेगी कौन से प्लेन में? वर्टिकल में। तो दोनों आपके कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। तो एक तो क्या होता है आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वो तो होता ही है, जो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं वो तो है ही है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। और एक क्या होता है आपका? वर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जब भी ऐसे हिंज वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि हिंज का क्वेश्चन है? ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि जैसे ये आपकी वॉल है,
तो ऐसे बनाया हुआ होगा और बीच में क्या होगा, सर्कल। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी चीज़ है आपकी रोड वगैरह कुछ भी कनेक्ट है वो क्या है, हिंज लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मतलब वो जो रोड है वो क्या कर सकती है, प्लेन में मोशन कर सकती है। तो उस केस में आपको ध्यान क्या रखना है, दो आपको रिएक्शन लेने हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है। तो ये आपके बेसिक है जो अपन ने मेनली पहले तक पढ़ा था। ये अपन ने फ्री बॉडी डायग्राम के कुछ एग्जाम्पल पढ़े और ये अभी तक अपन ने क्या पढ़ी, नई चीज़। अब अपन क्या कर रहे हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जैसे अपन ने 9th क्लास में देखा था बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। उसमें अपन ने क्या देखा था कि ये आपका ग्राउंड है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अगर मैं इस साइड से 2 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ और उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है कि जिस लाइन के अंदर आपका फोर्स लग रहा है वो जो पूरी लाइन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो अपोजिट साइड से भी उसी लाइन ऑफ एक्शन में अगर 2 न्यूटन का फोर्स लगता है तो अपन क्या बोलते हैं कि अगर इधर से भी 2 न्यूटन लगा, लेफ्ट साइड से भी 2 न्यूटन लगा, राइट साइड से भी 2 न्यूटन लगा, तो जो टोटल फोर्स हो गया वो कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे टोटल फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स मतलब बचा कितना, रिजल्ट कितना बचा, तो जो रिजल्टेंट बचा वो कितना हो गया, 0, क्योंकि इधर से भी कितना लगा 2, इधर से भी कितना लगा 2। तो इसको अपन क्या बोलते थे, बैलेंस्ड फोर्स। और यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, 0। अगर मैं बोलूँ कि ये आपका ग्राउंड है, ऑब्जेक्ट इधर से लगा आपका 2 न्यूटन का फोर्स और उसी लाइन ऑफ एक्शन के अंदर इस साइड में लगा आपका 5 न्यूटन का फोर्स। इस केस में अपन क्या देखते हैं कि 2 से 2 तो कट गया, लेकिन फिर भी यहाँ कितना बचा, 3 न्यूटन। कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में। तो इसमें बचा कितना आपका कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके लेफ्ट साइड के अंदर 3 न्यूटन का फोर्स बचा। और ये जो 3 न्यूटन का फोर्स है इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। कितना है ये, 3 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी क्या करते हैं, मल्टीपल फोर्सेस लगते हैं, अगर वो जो मल्टीपल फोर्स लगते हैं उनका अगर सबमिशन कितना होता है, 0, तो उस केस में अपन उन फोर्सेस को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम में है। वो जो फोर्स है वो किस में, इक्विलिब्रियम में, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो भी किस में, इक्विलिब्रियम में। कब, जब वो टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कितना आता है, 0। और अगर वो नहीं आता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, उसके ऊपर कोई ना कोई किसी न किसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अब अपन जब इफेक्ट पढ़े थे फोर्स के, जब अपन इफेक्ट के अंदर क्या देखा था कि एक इफेक्ट अपन ने देखा था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर किस पे है, रेस्ट पे है, और अगर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है तो वो रेस्ट से किस में आ सकता है, मोशन में आ सकता है। अब रेस्ट से मोशन में तो आ सकता है, लेकिन मोशन के आपके होते हैं 2 टाइप। एक तो कौन सा होता है, लीनियर मोशन, और एक कौन सा होता है, रोटेशनल मोशन। अब लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन। लेकिन अगर आप बोलते हो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में है, उसके रिजल्टेंट फोर्स कितने आ रहे हैं, 0, इसका मतलब न तो ऑब्जेक्ट का कौन सा मोशन होगा, लीनियर मोशन, और न कौन सा होगा, रोटेशनल मोशन। दोनों ही मोशन नहीं होंगे। रोटेशनल मोशन जो होता है उसको अपन बोलते हैं फोर्स का टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि आपने फोर्स लगाया और उस फोर्स ने क्या करा, ऑब्जेक्ट को टर्न कर दिया, रोटेट कर दिया, इसलिए उसका क्या हो गया, रोटेशनल मोशन। तो ये तो आपका होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब एक और चीज़ यहाँ पे क्या आती है कि आपका जो ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने बोला कि इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लगा, इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लगा, ये तो अपने 9th के अंदर भी पढ़ा था। लेकिन जरूरी थोड़ी कि ऐसे ही आपका फोर्स लगे। कहने का मतलब जैसे ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। हो सकता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, या फिर हो सकता है वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि फोर्स किसी एंगल के ऊपर लग रहा हो, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे लग रहा हो या वर्टिकल से किसी एंगल पे लग रहा हो। तो अब फोर्स की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। तो अब ये चीज़ अपन ने 9 में नहीं पढ़ी थी, फोर्स की डायरेक्शन तो कोई भी हो सकती है। कोई भी हो सकती है तो अपन को पता है कि अब लेट से आपका एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल से कितनी डायरेक्शन पे लग रहा है, थीटा एंगल पे लग रहा है। ये डायग्राम हो गया इसका कि जो फोर्स लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल से कितनी डायरेक्शन पे लग रहा है, थीटा एंगल पे लग रहा है। अब इस केस में अपन को पता है कि अब इस फोर्स के 2 कंपोनेंट होंगे, एक कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक कौन सा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ लेके जाएगा इसको, बॉडी को आगे, और वर्टिकल कंपोनेंट इसको कहाँ लेके जाएगा, ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। तो अब यहाँ पे एक चीज हो गई कि भाई फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, उस वजह से अपन को एक चीज तो यहाँ पे क्या पढ़नी पड़ेगी, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस,
और नेक्स्ट चीज़ क्या पढ़नी पड़ेगी, एक और चीज़ अपन ने अभी यहाँ पे क्या देखी कि अगर ऑब्जेक्ट का, अब ये तो यहाँ पे हो गया कि ऑब्जेक्ट का ये तो लीनियर मोशन होगा या फिर आपका हॉरिजॉन्टल में होगा या वर्टिकल में होगा, लेकिन एक और चीज़ अपन ने क्या देखी कि रोटेशनल मोशन मतलब टर्निंग इफेक्ट। तो इस टर्निंग इफेक्ट को पढ़ने के लिए अपन को एक और टर्म पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम क्या है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स। क्योंकि जब अपन इन दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे तभी अपन को क्या चीज़ समझ में आएगी, पर्टिकुलर आपका टोटल इक्विलिब्रियम की इक्विलिब्रियम होता क्या है वो तभी आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का क्या मतलब है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का मतलब वही जो अभी अपन ने पढ़ा कि ये आपका ग्राउंड, ये आपका एक ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे है, कितने पे, थीटा एंगल पे। तो अब वही आपको क्या करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। आपको हल्का फुल्का कुछ याद आ रहा होगा, अपन एक चीज़ पढ़ी थी क्या, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सेम ऐसे ही आपका क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो इसीलिए आपको वेक्टर क्या आना चाहिए, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अच्छे से आएगा, रेजोल्यूशन आपको करना आएगा तभी आप क्या कर पाओगे, फोर्सेस का रेजोल्यूशन पढ़ोगे जब आपको वेक्टर का रेजोल्यूशन करना आएगा। तो यहाँ पर रेजोल्यूशन कैसे करते हैं अपन को पता है क्या होता है, दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एक तो क्या होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक और क्या होता है वर्टिकल कंपोनेंट। और ये जो अपन पढ़ते हैं ये किस में पढ़ते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स में। तो अब ये जो फोर्स है इसका एक कौन सा कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसको मैं नाम दे रहा हूँ Fx, और ऐसे इसका एक कौन सा कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको मैं नाम दे रहा हूँ Fy। ये दो कंपोनेंट है, इन दोनों कंपोनेंट को क्या बोलते हैं अपन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब Fx का मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका, याद करो क्या बताया था मैंने कि आपका जो वेक्टर है जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, कोस कंपोनेंट, और जो रिमेनिंग है वो कौन सा होता है, साइन कंपोनेंट। आपका जो एफ वेक्टर है फोर्स वो आपका यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा, कौन से एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कौन सा, एफ एक्स, वो कौन सा हो जाएगा, कोस कंपोनेंट। कोस कंपोनेंट मतलब एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ कोस थीटा, और ऐसे ही आपका एफ वाई कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिए, कंपोनेंट कर दिए किसके, वेक्टर्स के। तो इसलिए आपको क्या आना चाहिए, कंपोनेंट निकालना आना चाहिए। इसी को अपन क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, इसको समझने के लिए अच्छे से, रिजोल्व ए वेट ऑफ 10 न्यूटन इन 2 डायरेक्शंस व्हिच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू ए स्लोप इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। मतलब ये बोल रहा है कि आपका जो वेट है कितना है, वेट 10 न्यूटन का है, उसको अपन को रिजोल्व करना है पैरेलल और परपेंडिकुलर टू ए स्लोप इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। मतलब सबसे पहले आपको आना क्या चाहिए, डायग्राम बनाना आना चाहिए। ये मैंने डायग्राम बनाया, ये मेरा क्या है, ग्राउंड। अब वो क्या बोल रहा है, वो जो आपका स्लोप है वो ग्राउंड से कितने एंगल पे है, 30 डिग्री के एंगल पे। मतलब ये जो आपका स्लोप है ये ग्राउंड से कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे। मतलब ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। इस स्लोप के ऊपर आपका एक वेट रखा है कितना, 10 न्यूटन। तो लेट से आपका ये एक वेट रखा हुआ है कितना, 10 न्यूटन। ये आपका कितना है, 10 न्यूटन। अब ये क्या बोल रहा है कि रिजोल्व वेट ऑफ 10 न्यूटन इन 2 डायरेक्शन विच आर पैरेलल इन परपेंडिकुलर टू ए स्लोप। अब पैरेलल टू ए स्लोप क्या होगा आपका, ये आपका स्लोप है, ये क्या होता है पैरेलल, क्योंकि ये स्लोप के पैरेलल है। तो ये क्या होता है, पैरेलल स्लोप के पैरेलल, और एक ये स्लोप है आपका इसके परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया, स्लोप के परपेंडिकुलर। तो अपन को क्या करना है कि वेट को क्या करना है, रिजोल्व करना है दो कंपोनेंट में, पैरेलल और परपेंडिकुलर। किसके, इसके स्लोप के, ना कि ग्राउंड के। तो मैं ऐसे मत कर देना कि ये आपका ग्राउंड है तो इस ग्राउंड के एक तो पैरेलल निकाल दिया, एक परपेंडिकुलर निकाल दिया। नहीं, वो क्वेश्चन में पूछ कर रहा है। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है आपकी, लैंग्वेज। क्वेश्चन वापस पढ़ो एक बार, रिजोल्व ए वेट ऑफ 10 न्यूटन इन 2 डायरेक्शन विच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू ए स्लोप। पैरेलल परपेंडिकुलर किसके, स्लोप के, इंक्लाइन है 30 डिग्री। मतलब ये जो स्लोप है 30 डिग्री का, इसके पैरेलल और इसके परपेंडिकुलर निकालना है। तो इसलिए मैंने वहाँ पे आपका वहाँ पे बना दिया। अब चलो शुरू करते हैं। रिजोल्व वेट ऑफ 10 न्यूटन, मतलब ये जो वेट है कितना है, 10 न्यूटन है। वेट हमेशा कैसे लगता है आपको याद है, डाउनवर्ड। डजंट मैटर जो आपका स्लोप है वो 0 डिग्री या फिर किसी भी एंगल पे, इससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे आपका ऑब्जेक्ट ग्राउंड है तब भी क्या लगेगा, डाउनवर्ड, और आपका ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड है तब भी क्या लगेगा, डाउनवर्ड, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये आपका वेट हो गया कितना, 30 न्यूटन का। ये आपका कितना हो गया, वेट हो गया 30 न्यूटन। अभी मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, W। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसको रिजोल्व करना है। रिजोल्व करना है मतलब एक तो पैरेलल और परपेंडिकुलर। अब पैरेलल मतलब तो क्या होगा, ये, और ये परपेंडिकुलर, ये मैंने यहाँ पे बनाया। अब एक और चीज़ आपको जो यहाँ पे देखनी है कि वो क्या देखनी है कि ये मैं एक्सिस बना रहा हूँ परपेंडिकुलर के एक्सिस, ये इसकी सरफेस है,
मतलब पैरेलल, और मैंने उसके परपेंडिकुलर क्या बनाया, एक एक्सिस। अब जो चीज़ ध्यान देने वाली है वो चीज़ क्या है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं, एक बार यहाँ पे देखो, जिसको भी नहीं आ रहा कि ये एंगल थीटा कैसे होगा, बहुत ढंग से देखना, बहुत ज़्यादा। ये एंगल अगर थीटा है, मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये क्या जा रहा है, वेट जा रहा है नीचे। अब मैं कंप्लीट कर रहा हूँ इसको, और मैं जो एंगल निकाल रहा हूँ वो एंगल कितना है, ये वाला एंगल मेरे को निकालना है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये मेरे को निकालना है। अब मैं इस लाइन को इलोंगेट कर रहा हूँ, ये जो वेट वाली लाइन है इसको मैंने बिल्कुल इलोंगेट कर दिया यहाँ तक। अब यहाँ पे ये देखो, ये जो लाइन नीचे आई डाउनवर्ड, ये एंगल कितना बन रहा है आपका, 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि टोटल तीनों का सबमिशन कितना होता है ट्राइंगल के अंदर, 180 डिग्री। तो अगर ये 90 है तो टोटल ये कितना बचा होगा, 90। तो ये अगर थीटा है तो ये कितना बचा होगा, 90 माइनस थीटा, कौन सा, ये वाला एंगल, ठीक है। अब वापिस देखो, ये देखो, ये एक और ट्राइंगल बन रहा है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये जो टोटल एंगल है ये कितना बन रहा है, 90। अब उस 90 में से ये कितना है, 90 माइनस थीटा, तो ये जो बचा ये भी कितना हो गया आपका, थीटा। ये तो बात हुआ किसकी टर्म्स के अंदर, थीटा की टर्म्स में। अब मैं आपको वैल्यूज की टर्म्स में वापस बता रहा हूँ इसी चीज़ को, वापस ढंग से देखना। अगर मैं बोलता हूँ कि आपका ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, ये एंगल अपन को पता है ये कितना है, 90 डिग्री। अब टोटल सबमिशन कितना होता है ट्राइंगल के अंदर, ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर टोटल सबमिशन कितना होगा, 180। तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 कितना, 60 डिग्री। तीनों का सबमिशन कितना हो गया, 180। ये तो बात हो गई इसकी खत्म। अब यहाँ पे देखो, इस ट्राइंगल के अंदर देखो, ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। 90 में से ये कितना है, 60, तो ये जो रिमेनिंग बचा ये कितना हो गया, 30 डिग्री। अब लगी, इसका मतलब ये जो एंगल होता है वही एंगल कौन सा होता है, ये वाला। इसका मतलब अगर आपका ये एंगल कितना है, 30, तो ये जो एंगल बन रहा है ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। आया समझ में, ठीक है। अब बात आती है किसका, अब अपन को क्या करना है, रिजोल्व करना है। किसको रिजोल्व करना है, वेट को रिजोल्व करना है। कौन कौन सी डायरेक्शन के अंदर, एक तो पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, किसके, स्लोप के। अब स्लोप का पैरेलल तो कौन सा है, ये रहा, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। अब अपन को पता है कि वही वाली चीज, वेक्टर जिससे एंगल बनाता है, ढंग से देखना, जिससे एंगल बनता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, कोस कंपोनेंट। फिर से वेक्टर जिस एक्सिस से क्या बनाता है, एंगल, वो कौन सा होता है, कोस कंपोनेंट। ये देखो, ये वेट 30 डिग्री बना रहा है, किससे, परपेंडिकुलर एक्सिस से, स्लोप के परपेंडिकुलर। ये स्लोप है, इसके परपेंडिकुलर। तो ये जो वेट है स्लोप से कितना एंगल बना रहा है, 30। जिससे एंगल बनाता है वो कौन सा होता है, कोस कंपोनेंट। तो ये जो आपका बनेगा ये कौन सा हो जाएगा आपका, W cos 30, ठीक है। और जो रिमेनिंग बचा 90 डिग्री पे, वो कौन सा हो जाएगा, साइन। तो ये रिमेनिंग है कौन सा, ये रिमेनिंग है आपका साइन। ये 30 है, तो ये रिमेनिंग बचा, ये कितना हो जाएगा आपका, W sin 30। ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर से देख लो, वेट का लगता है डाउनवर्ड, ये आपका क्या लग गया, वेट डाउनवर्ड, ठीक है। ये एंगल कितना है आपका, थीटा। ये दो कंपोनेंट हो गए, एक कौन सा कंपोनेंट हो गया, वर्टिकल, स्लोप के वर्टिकल, और एक क्या हो गया, पैरेलल। वर्टिकल कंपोनेंट से एंगल बन रहा है, तो वो कौन सा होता है, जिससे एंगल बनता है वो क्या होता है आपका, कोस। रिमेनिंग क्या होता है, साइन। ये एंगल बन रहा था इससे वर्टिकल से, तो कितना हो गया, ये कोस 30, और ये कितना हो गया, W sin 30। तो ये मैंने क्या कर दिया, उसको रिजोल्व, कौन कौन से, स्लोप के, ये कौन सा है, परपेंडिकुलर, और ये कौन सा कंपोनेंट है, स्लोप के पैरेलल। अब मेरे को वैल्यू निकालनी है पैरेलल टू द स्लोप। अब मेरे को क्या निकालना है, कंपोनेंट। कौन कौन से निकालने हैं, कंपोनेंट पहले निकाल देते हैं, परपेंडिकुलर टू स्लोप। परपेंडिकुलर टू स्लोप कितना है आपका, W cos 30। W क्या है, वेट। वेट कितना दे रखा है, 10 न्यूटन। तो 10 cos 30 कितना हो गया आपका, 10 cos 30 कितना होता है, √3/2 कट गया, कितना बचा, 5√3। ऐसे ही मेरे को निकालना है कंपोनेंट पैरेलल टू स्लोप। पैरेलल टू स्लोप कितना है आपका, W sin 30। W sin 30 कितना हो गया, W कितना है आपका, 10 sin 30। sin 30 कितना होता है, 1/2। तो ये कितना बचा आपका, 5। तो ये कितना बचा आपका, 5 न्यूटन। तो ये आपके क्या निकल गए, दो कंपोनेंट, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या करा, बहुत सिंपल सी बात है। जरूरी नहीं है कि आपका जो ऑब्जेक्ट हो, वेट हो, वो कैसा लग रहा हो आपका, पर्टिकुलर ग्राउंड से
ओनली ग्राउंड के क्या हो, पहली बात तो ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि ग्राउंड के क्या हो पैरेलल हो, ग्राउंड पे रखा हो सकता है आपका जो ग्राउंड है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है वो क्या हो किसी एक एंगल पे हो, स्लोप पे हो, ठीक है। तो उस केस में आपको कंपोनेंट निकालना आना चाहिए किसका, वेट का। अभी तक अपन ने ओनली किसका निकाला है, वेट का, ठीक है। अब ये तो बात हुई इसकी। अब यहाँ पे एक और चीज मिस हो रही है क्या, कि आपका ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर ऑब्वियसली बात है क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, ठीक है। और अगर ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पे है तब कोई दिक्कत नहीं है फ्रिक्शन की। लेकिन अगर अपन बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है या फिर टेंस टू मोशन की कंडीशन में, तब आपका फ्रिक्शन भी काउंट होगा। यह सब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो क्या है, सामने उसका डायग्राम बना हुआ है बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या है कि ए बॉडी इज सपोर्टेड ऑन ए रफ प्लेन इंक्लाइन ए 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो सामने देखो जो आपका प्लेन बना रखा है वो कितने पे बना रखा है मैंने, 30 डिग्री पे। बाय ए स्ट्रिंग अटैच्ड टू द बॉडी एंड हेल्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द प्लेन। मतलब उस आपने क्या कर रखा है, वो जो बॉडी है उस बॉडी को आपने किससे अटैच कर रखा है, स्ट्रिंग से अटैच कर रखा है। और वो जो स्ट्रिंग है वो जो उस प्लेन से, जिस प्लेन पे वो ऑलरेडी है, वो कितना है 30 डिग्री। वो जो स्ट्रिंग है उस प्लेन से कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है, जिस स्ट्रिंग से आपने उसको क्या कर रखा है, हेल्ड कर रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड रिजॉल्व ईच ऑफ दीज फोर्सेस, फर्स्ट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, सेकंड पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। फिर से एक बार देख लो क्वेश्चन में क्या कर रखा है आपको, कि ये आपका ग्राउंड है, आपका जो ऑब्जेक्ट जिस स्लोप पे है वो आपका कितने पे है, 30 डिग्री पे। उसके बाद में आपका जो ब्लॉक है, ब्लॉक जिस स्ट्रिंग से अटैच है वो स्ट्रिंग आपके इस प्लेन से, स्लोप ऑलरेडी जो 30 है उससे और एंगल बना रही है कितना, 30 डिग्री। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि पहली बात तो डायग्राम बनाओ जिसमें आपके सारे फोर्स रिप्रेजेंट हो रहे हो। उसके बाद में वो जो डायग्राम बनाने के बाद में जितने भी आपके फोर्स हैं उन सबको क्या करना है, रिजॉल्व। कैसे कैसे, एक तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का मतलब बिल्कुल सिंपल, ये जो आपको पता है, ये कौन सा प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल। ये कौन सा होता है, वर्टिकल। नेक्स्ट पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, मतलब इस प्लेन के अराउंड ये पैरेलल और ये परपेंडिकुलर। ये जो अभी अपन ने लास्ट क्वेश्चन करा था वैसा है सेकंड क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। पहला क्वेश्चन क्या है जो सबसे पहले शुरू होता है कि भाई सबसे पहले डायग्राम बनाओ जिसमें सारे फोर्स आ रहे हो। अब सारे फोर्स है कौन कौन से, पहले वो देखते हैं। इस क्वेश्चन को आपने अगर समझ लिया तो समझ लेना कि जो प्रीवियस लेक्चर है वो और अभी तक का जो लेक्चर है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ढंग से देखना। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी, इसकी वेट की, क्योंकि वो सेपरेट है, उसको अलग ही बात कर लेते हैं नॉन कॉन्टैक्ट का। तो वेट हमेशा कैसे लगता है, डाउनवर्ड। तो ये आपकी डायरेक्शन हो गई किसकी, वेट की, ठीक है। वेट का काम खत्म हो गया। अब क्या आता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में कितने होते हैं, दो, एक तो नॉर्मल, एक फ्रिक्शन। नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये आपकी सरफेस है, इसके कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर। तो ये आपका फोर्स हो गया कौन सा, नॉर्मल। नेक्स्ट क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है, मोशन के ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर मोशन जिस डायरेक्शन में टेंस टू मोशन है, जिस डायरेक्शन में मोशन करना चाह रहा है उसके अपोजिट। अब इसने क्या बोला कि आपने ऑब्जेक्ट को जो स्ट्रिंग से पकड़ रखा है उसको ऐसे पकड़ रखा है ऊपर की तरफ। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का जो मोशन होना चाह रहा होगा वो किधर की जा रहा होगा, डाउनवर्ड टू द प्लेन, डाउनवर्ड टू द प्लेन। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन इधर होना चाह रहा है तो उसका जो फ्रिक्शन है वो कैसे लगेगा, अपोजिट। मतलब आप ऑब्जेक्ट को अपवर्ड टू द प्लेन पुल करना चाह रहे हो तो उसका जो मोशन का अपोज होगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड टू द प्लेन। इसका मतलब जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, डाउनवर्ड टू द प्लेन। तो ये हो गया आपका फ्रिक्शन, ये हो गया आपका वेट, और ये क्या हो गया आपका नॉर्मल फोर्स। तीन फोर्स तो ये हो गए। फोर्थ फोर्स कौन सा आपका, ये जो टेंशन जो उसने ऑलरेडी बता रखा है कि इस टेंशन से उसको क्या करा जा रहा है, पुल। मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, चार, और उन चारों को क्या करना है अपन को, रिजोल्यूशन। कैसे करना है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, और कैसे करना है, पैरेलल परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन कैसे कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं किसकी, फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन फोर्स की अपन बात कर रहे हैं। फ्रिक्शन फोर्स का क्या है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स की लाइन है मैं इसको इसी के पैरेलल बना देता हूँ ताकि थोड़ा समझने में इजी रहेगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये जो लाइन हो गई ये किसकी हो गई, फ्रिक्शन की। अब वही जैसे पहले कर रहा था, अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 30, ठीक है। तो एक बार फ्रिक्शन के लिए अपन इस चीज़ को यहाँ पे बनाते हैं। फ्रिक्शन के लिए देखना, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपका फ्रिक्शन लग रहा है इस साइड में, ये आपका वेट, ये आपका एंगल कितना है आपका, थीटा, ठीक है। अब ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, 90 माइनस थीटा। ये एंगल थीटा मतलब है कितना, 30 डिग्री। अगर ये कितना है, 30 डिग्री,
तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। जो फ्रिक्शन बना रहा है किसके साथ में, वेट के साथ में, ये कितना है 60 डिग्री। अपन को उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में करना है, मतलब हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा ये, और वर्टिकल क्या हो जाएगा डाउनवर्ड। अब अगर ये 60 डिग्री है और ये टोटल जो जा रहा है ये टोटल कितना है 90 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री है तो ये रिमेनिंग कितना बचा आपका 30 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये जो आपका प्लेन है इसमें जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है मेरे को उसको कैसे ब्रेक करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो अब वो जो फ्रिक्शन का एंगल बन रहा है किससे, ये जो एंगल है ये कितना बन जाएगा 30 डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो एंगल को पहचानना। कंपोनेंट तो आप कर दोगे, आपको समझ में आ गया कि भाई जिससे एंगल बन रहा है वो क्या हो गया ना कोस कंपोनेंट, बचा हुआ क्या हो गया साइन कंपोनेंट। लेकिन कोस साइन किसका निकालोगे, एंगल का। तो आपको जो सबसे मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या आनी चाहिए, एंगल निकालना कि एंगल क्या है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे बहुत ढंग से देख लो वापस। आप अभी क्या कर रहे हो, इसको फ्रिक्शन को निकालना है कैसे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, मतलब ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल। तो आपके फ्रिक्शन के ऐसे दो कंपोनेंट चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, इससे थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब एक कंपोनेंट जाएगा ऐसे, एक कंपोनेंट जाएगा ऐसे। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये जो एंगल बनेगा इसका यहाँ पे, और वो कितना आ रहा है आपका 30 डिग्री। ठीक है, फिर से देख लो, अगर ये एंगल 30 है तो ये भी कितना हो गया 30, ये रिमेनिंग कितना हो गया 60, और ये रिमेनिंग 60 हो गया। तो ये टोटल कितना जा रहा है 90, तो ये 60 निकाल देंगे तो फ्रिक्शन का जो एंगल बनेगा, स्लोप से जो एंगल बनेगा फ्रिक्शन का, वो कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। इसका मतलब फ्रिक्शन के आपके कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, दो। ये आपका जो फ्रिक्शन जा रहा है इस साइड में, ये जो डाउनवर्ड फ्रिक्शन जा रहा है, और ये एंगल अभी अपन ने बोला कि कितना है 30 डिग्री। तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपका f cos 30, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा f sin 30। ये तो बात हो गई फ्रिक्शन की खत्म। सबसे पहले अपन ने बात कर ली फ्रिक्शन की। नेक्स्ट अपन बात करें वेट की। अब वेट ऑलरेडी कैसे लग रहा है, वर्टिकल लग रहा है। अब उसको क्या तो तुम रिजोल्व करोगे, क्योंकि ऑलरेडी क्या है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करना है, और वेट वैसे भी क्या है वर्टिकल है। इसका मतलब उसका एक ही कंपोनेंट होगा, कौन सा, वर्टिकल वाला। ठीक है, ये बात हो गई वेट की। वेट हो गया खत्म, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ऑलरेडी वर्टिकल है। अब कोई चीज़ वर्टिकल है तो 90 डिग्री पे उसका कंपोनेंट कितना होगा 0। ठीक है, कोई चीज़ वर्टिकल है तो 90 डिग्री पे कंपोनेंट कितना होगा 0, क्योंकि cos 90 कितना होता है 0। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, किसकी बात करो, नॉर्मल की बात कर लो। ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल को अपन क्या देखते हैं कि अपन को नॉर्मल का एंगल निकाल रहा है। एंगल कैसे निकालेंगे, वापस रफली एक बार डायग्राम बना रहे हैं। ये आपका प्लेन, ये आपका वेट जा रहा है नीचे, ये एंगल कितना है आपका 30, क्योंकि ये भी 30 है। ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है वर्टिकल। ठीक है, और ये क्या जा रहा है सरफेस के, ये क्या जा रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल। अपन को क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है। ठीक है, अपन को क्या निकालना है ये, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब एक कंपोनेंट वर्टिकल, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल। अब ढंग से देखना, अगर ये एंगल 30 है तो ये टोटल कितना है 90। अगर ये 30 है तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब अगर ये 60 डिग्री है और ये जो लाइन जा रही है, ये कितना हो जाएगा, अब ये टोटल 90 है तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये जो एंगल है अगर ये 30 हो गया तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आप खुद से निकालोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल का कितना आ रहा है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, मतलब ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, ये नॉर्मल का अगर एंगल है कितना 60 डिग्री नॉर्मल का, तो ये कंपोनेंट कितना हो गया n cos थीटा, और ये कितना हो गया n sin थीटा। थीटा मतलब कितना है दोनों जगह पे 60, तो ये आपने 60 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट अपना कौन सा बचता है, टेंशन। टेंशन को कैसे करना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब यहाँ पे ढंग से देखना, फिर से डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ये आपका एंगल थीटा, ये आपका ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका वेट, ये आपका एंगल बना हुआ है कितना थीटा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, इस स्लोप से ये एंगल कितना जा रहा है थीटा। अब ये स्लोप से एंगल जा रहा है थीटा, जो कि कितना है आपका 30 डिग्री। किसका, टेंशन का। अपन को किससे निकालना है, हॉरिजॉन्टल से। तो ये तो आपका हो गया हॉरिजॉन्टल, और ये आपका कितना हो गया वर्टिकल। ये दो अपन को कंपोनेंट निकालने हैं। ठीक है, अब ये देखो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है वो ऑलरेडी कितना है 30 डिग्री। अब ये एंगल 30 डिग्री है, मतलब ये 30 डिग्री, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है 30 डिग्री। और आपकी जो स्ट्रिंग है वो और ज़्यादा उसके बाद कितनी है 30 डिग्री। मतलब जो हॉरिजॉन्टल से टोटल एंगल हो गया वो कितना हो गया आपका 30 + 30 कितना 60 डिग्री, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा टेंशन का डायग्राम,
कि ये आपकी टेंशन जा रही है कितने पे 60 डिग्री पे, तो ये आपका कितना हो जाएगा t cos 60 क्योंकि इससे एंगल बन रहा है, और रिमेनिंग कितना हो जाएगा t sin 60। तो ये आपके डायग्राम बन गए, ठीक है। इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ कि ये आपकी टेंशन, ये आपका कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया t cos 60 और ये फिर ये t sin 60। तो ये आपके कंपोनेंट्स हो गए। कैसे कंपोनेंट्स हो गए? हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैसे पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब सारे ये जो आपके फोर्सेस हैं इनको कैसे निकालना है? पैरेलल और परपेंडिकुलर किसके? प्लेन के। अब प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर देखो, अब आपको कुछ चीज़ें दिख रही होगी। ये जैसे आपका प्लेन है, ये जो आपका स्लोप है, एक बार यहाँ पे अपन बनाते हैं इस चीज़ को। ये आपका प्लेन जो कि कितने पे? 30 डिग्री पे। अब आप एक चीज़ क्या देखते हो कि आपका एक फोर्स तो लग रहा है फ्रिक्शन और एक फोर्स आपका लग रहा है नॉर्मल। ये दोनों क्या है? ऑलरेडी पैरेलल और परपेंडिकुलर है। किसके? प्लेन के। क्योंकि ये जो आपका प्लेन है इसके पैरेलल क्या लग गया? फ्रिक्शन। तो इसको कंपोनेंट में लाना है क्या? रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि कैसे निकालना है? पैरेलल परपेंडिकुलर प्लेन के। तो आपका फ्रिक्शन ऑलरेडी किसमें है? पैरेलल है। किसके? प्लेन के। और ये जो नॉर्मल है ये प्लेन के ऑलरेडी कैसे है? परपेंडिकुलर। मतलब इन दोनों को अपन को कंपोनेंट निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है सेकंड वाले क्वेश्चन में। अब दो ही तो बचे, एक क्या बचा आपका? वेट, और एक क्या बचा? टेंशन। पहले अपन वेट निकाल देते हैं। वेट आप देखो, ये वेट कैसे जा रहा है? W। ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि ये कितना है? 30 डिग्री। अब पैरेलल और परपेंडिकुलर, पैरेलल परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है। प्लेन के परपेंडिकुलर ये हो गया, कितना हो गया? जिससे एंगल बना रहा है W cos 30। और ये जो हो गया ये कितना हो गया आपका? ये पैरेलल। ये कैसा था? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये कैसा है? पैरेलल टू द प्लेन। कितना हो जाएगा ये? अगर ये cos है तो ये कितना हो जाएगा? W sin 30। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी? वेट की। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं लास्ट में किसकी बची? टेंशन की। फिर से एक बार डायग्राम बनाते हैं। ये जो टेंशन का एंगल है ये कितना जा रहा है? 30 डिग्री जा रहा है। किसका? टेंशन का। 30 डिग्री ये टेंशन का एंगल है। अब कैसे अपन को उसको करना है? ये पैरेलल टू द प्लेन और ये कैसा है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? t, जिसके साथ एंगल बन रहा है cos 30, और ये कितना हो गया? t sin 30। तो ये चीज़ तो फटाफट हो गई अपनी। फिर से देख लो एक बार, पहले सेकंड वाले की ही बात करते हैं। कैसे रिजोल्व कर रहे हैं? पैरेलल परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये आपका प्लेन है जो उसने दे रखा है 30 डिग्री, उसके पैरेलल मतलब ये, और उसके परपेंडिकुलर मतलब ये होता है। ठीक है, ये बात हो गई खत्म। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं किसकी? सबसे पहले फ्रिक्शन की और किसकी? नॉर्मल की। तो फ्रिक्शन को देखो, ये आपका प्लेन है और उसके परपेंडिकुलर लाइन जा रही है किसकी? फ्रिक्शन की। मतलब इसको रिजोल्व नहीं करना। ये आपका नॉर्मल ऑलरेडी क्या है? आपके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसको भी रिजोल्व नहीं करना सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड चीज क्या आती है? वेट। वेट अपन देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये आपका प्लेन है, ये आपका वेट डाउनवर्ड जा रहा है, ये इसके परपेंडिकुलर से कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। तो ये जिसे एंगल बना रहा है वो कौन सा हो गया? कॉस कंपोनेंट, जो कि क्या हो गया? वेट का सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और ये कैसे जा रहा है? इसके पैरेलल। तो अगर ये 30 डिग्री से बना रहा है तो ये कोस हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? साइन। तो ये हो गया खत्म। लास्ट में टेंशन कितनी एंगल बना रही है? स्लोप से 30 डिग्री। अब स्लोप के ये पैरेलल है कितना? t cos 30, और ये कितना है आपका? t sin 30, क्योंकि जिसे एंगल बना रहा है वो क्या है? कोस। रिमेनिंग क्या हो गया? साइन। तो ये तो अपन ने पैरेलल परपेंडिकुलर निकाले प्लेन के। फर्स्ट क्या था आपका? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिवाइड करने हैं। हॉरिजॉन्टल होता है मतलब ये जो अपन स्टार्टिंग में छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं x y, तो ये क्या हो गया? x हॉरिजॉन्टल। ये क्या हो गया? वर्टिकल। तो अब देखो सारी चीजें अपोजिट है, एक भी चीज सही नहीं जा रही, क्योंकि वेट जा रहा है। हाँ, एक चीज सही जा रही है आपकी, क्या? वेट कैसे जा रहा है आपका? परपेंडिकुलर। तो उसको अपन ने रिजोल्व नहीं करा, क्योंकि वो अपन को ऑलरेडी वर्टिकल प्लेन में मिल गया अपन को। बाकी सारी चीज अपन क्या कर रहे हैं? कंपोनेंट में ला रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, इस टेंशन को मैं आपको सिंपल रिप्रेजेंटेशन के लिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो आपकी जा रही है 30 डिग्री पे जा रही है। ठीक है, तो ये आपकी टेंशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फर्स्ट क्वेश्चन की? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसके? ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है, और ये जो आपका ये क्या है? वर्टिकल है। ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। ठीक है, अब सबसे पहले अपन ने किसका निकाला? फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन अपन क्या देखते हैं? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड और ये थर्ड क्वाड्रेंट। इसके अंदर देखो फ्रिक्शन किस में आ रहा है? थर्ड में। मतलब इसके दो कंपोनेंट जाएंगे, ये जाएगा
कौन सा, इसके हॉरिजॉन्टल, और ये कैसे जाएगा वर्टिकल। तो अब यहाँ पे वही अपन ने देखा, ये एंगल कितना है 30, तो ये कितना हो जाएगा 60, और ये 60 होगा तो ये कितना हो जाएगा 30, तो ये एंगल कितना हो गया 30, जिसे एंगल बना रहा है वो क्या हो गया f cos 30, और ये रिमेनिंग क्या हो गया f sin 30। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसी बात करिए, वेट ऑलरेडी कैसे जा रहा है डाउनवर्ड, मतलब वर्टिकल प्लेन में, उसका भी खत्म हो गया। और नेक्स्ट अपन ने किसकी बात करी, नॉर्मल के अंदर ये देखो, अगर ये एंगल कितना बन रहा है 30, ये अगर 30 बन रहा है तो ये कितना बन रहा है 60, ये वापस कितना हो रहा है 30, और ये 30 हो रहा है, और ये टोटल 90 डिग्री है, ये जो बन रहा है 90 डिग्री, ये 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60, तो नॉर्मल का कितना एंगल बनेगा 60 डिग्री। और लास्ट में अपन बात कर रहे हैं टेंशन की। टेंशन में देखो, ये ग्राउंड से ऑलरेडी कितना एंगल बना रही है आपका 30, उसके बाद में इस प्लेन से और कितना बना रही है 30, टोटल एंगल कितना हो गया इसका 60 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे अपन को मेन चीज़ जो पता होनी चाहिए वो पता क्या होना चाहिए कि आपका एंगल कितना बन रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में अपन मेजर करना चाह रहे हैं। तो दो तरह से कर सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिंपल जो अपन को पता है XY प्लेन, सेकंड पैरेलल परपेंडिकुलर टू द प्लेन, किसका प्लेन, प्लेन ऑफ स्लोप, जिस स्लोप के एंगल से वो आपका प्लेन बना हुआ है। ठीक है, तो अब एक चीज़ तो अपन ने पढ़ ली क्या, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। सेकंड अपन ने क्या पढ़ा था कि आपका जो फोर्स क्या कर सकता है, रेस्ट से मोशन में ला सकता है। रेस्ट से मोशन का मतलब एक तो लीनियर मोशन, एक रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जो होता है फोर्स की वजह से, उसको अपन क्या बोलते हैं, टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट की को मेजर करने के लिए अपन जो चीज़ निकालते हैं वो क्या होती है, आपका मोमेंट ऑफ ए फोर्स, जिसके एक और नाम होता है क्या, टॉर्क। मोमेंट ऑफ ए फोर्स मतलब एक और नाम क्या होता है उसका, टॉर्क। तो ये किसके लिए आपका, जब आपका किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाते हो फोर्स, और वो क्या करने लग जाता है, टर्न करने लग जाता है, रोटेट करने लग जाता है। तो अभी अपन यहाँ पे रोटेशन नहीं पढ़ रहे, उसका पूरा आपका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं कि फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट हो रहा है वो अपने सिस्टम के ऊपर कैसे काम आएगा। ठीक है, तो अब ये आपका हो गया टर्निंग इफेक्ट। अब टर्निंग इफेक्ट निकालते कैसे हैं, मेजर किससे करते हैं, कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये जो मोमेंट ऑफ ए फोर्स होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टॉर्क, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। और ये जो साइन है, ये साइन किसका है, टॉर्क का। इसका नाम क्या है, टो। स्पेलिंग क्या होगी उसकी, TAU। ताऊ मत पढ़ना है इसको, ताऊ नहीं है, ये क्या लिख रखा है, टो। ये इसका क्या है, नोटेशन। क्या होता है उसका फॉर्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब जो डिस्टेंस है वो कैसे ले रही है अपन, परपेंडिकुलर ले रहे हैं। अब डिस्टेंस परपेंडिकुलर ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैंने क्या बोला था आपको पहले कि ये आपका क्या हो गया, एक वॉल हो गई, वॉल से अगर आपकी एक रोड या कुछ भी आपका अटैच है, अगर मैं ऐसे फोर्स लगाता हूँ तो ये जो फोर्स की वजह से ये आपकी जो डिस्टेंस है, ये रोड का क्या करना चाहती है, टर्न करना चाहती है, नीचे की तरफ टर्न करना चाहती है। अब नीचे की तरफ टर्न करना चाहती है तो वही क्या हो जाता है, उसका टर्निंग इफेक्ट हो जाता है, और जो वो क्या होता है, टॉर्क। अब यहाँ पे अगर मेरे को टॉर्क निकालना है इस जगह पे, इस सिस्टम में, तो क्या हो जाएगा, फोर्स, और फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस किस की, तो डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या है, जिसके अबाउट वो चीज़ घूमना चाह रही है। अब यहाँ पे देखो, ये वॉल से कनेक्ट है क्या आपकी रोड। अब जैसे ही इसके रोड के एंड के ऊपर फोर्स लगा तो ये क्या कर रही है, घूम रही है किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। वो एक्सिस जो यहाँ पास हो रहा है, ये देखो, ये इसका रोटेशन होगा, मतलब एक्सिस कैसा होगा, ये वाला। इसका मतलब जो आपने डिस्टेंस ली वो कौन सी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किसके, फोर्स के और आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई, ये वाली। तो आपको ध्यान क्या रखना है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन कौन सी, फोर्स की और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की। तो ये तो क्या आ गया आपका टॉर्क। अब एक और चीज़ होती है टॉर्क की डायरेक्शन, क्योंकि जरूरी थोड़ी ऐसे ही लगे, हो सकता है मैं फोर्स को ऐसे भी लगाऊं, नीचे से अगर मैं लगाऊं तो इसका जो बेंडिंग होगी वो क्या होगी, ऊपर की तरफ बेंडिंग होगी। इसका मतलब टॉर्क की डायरेक्शन होगी, एक तो आप ऊपर से लगा रहे हो, नीचे से लगा रहे हो, मतलब कोई ना कोई डायरेक्शन। अब कोई चीज़ रोटेट कर रही है, इसका मतलब दो ही तो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक तो क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। एक तो क्लॉकवाइज होती है, जैसे आपकी क्लॉक का मोशन होता है। क्लॉक का मोशन कैसे होता है, 12 3 6 9, तो ये जो आपकी क्लॉक है ये उसका मोशन होता है, इसको अपन बोलते हैं क्लॉकवाइज मोशन। और एक आपकी एंटी क्लॉकवाइज मोशन का मतलब क्या है, क्लॉक का जो मोशन है उसके अपोजिट, क्लॉक के मोशन के अपोजिट क्या है,
ये आपकी क्लॉक का मोशन, उसके अपोजिट मतलब ये आपका मोशन होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोशन। अब यहाँ पे अपन इस चीज़ को कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक बार ढंग से देखो, जैसे ये आपका एक्सिस है, ठीक है, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट और ये आपने उसके ऊपर क्या करा, फोर्स लगाया, ये आपने फोर्स लगाया, तो ये तो आप क्या हो गया, फोर्स, और ये आपकी क्या हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो निकालते कैसे इसकी डायरेक्शन को, अपन को क्या करना है, आपका जो हैंड है, राइट हैंड आपको लेना है, राइट हैंड में क्या करना है आपको, अपनी फिंगर्स को और राइट हैंड को क्या करना है, परपेंडिकुलर कर देना है एक दूसरे के। उसके बाद में अपन को क्या करना है, आपकी जो फिंगर्स है उसको कर्ल करना है फोर्स से डिस्टेंस की डायरेक्शन के अंदर। फिर से देख लो, फिंगर्स को आपको कर्ल करना है कौन सी डायरेक्शन में, फोर्स से डिस्टेंस की डायरेक्शन के अंदर, F to R। अब यहाँ पे देखो ये F की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब R कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, इधर की साइड में R है, तो मैं क्या करूँ, अपनी फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूँ F to R। तो जो थंब की डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन होगी, आपकी टॉर्क की डायरेक्शन होगी। अब थंब की डायरेक्शन कौन सी जा रही थी, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब क्या है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका टॉर्क। और अगर मैं बोलूँ कि जो आपका फोर्स लग रहा है, अगर वो कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ये आपका फोर्स हो गया और ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ये फोर्स और ये उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस केस में देखो वापस वो की वही चीज़ करनी है, आपको क्या करना है, अपनी फिंगर्स को लेना है, कर्ल करना है, कैसे, फोर्स से डिस्टेंस की डायरेक्शन में। ये आपका फोर्स है उधर की तरफ, आपका राइट हैंड ले लिया आपने, ये फोर्स, डिस्टेंस किधर है, डिस्टेंस इधर की तरफ डिस्टेंस है, तो इसको कर्ल करा अपन ने डिस्टेंस की डायरेक्शन में। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, टॉर्क की डायरेक्शन होगी। तो अब ये जो डायरेक्शन है किसकी डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन किसकी हो गई, टॉर्क की। तो आपको ध्यान क्या रखना है, राइट हैंड को क्या करना है, कर्ल, सबसे पहले फिंगर और थंब को परपेंडिकुलर, फिंगर्स को कर्ल करना है कौन सी डायरेक्शन में, आपको डिस्टेंस की डायरेक्शन में। तो उससे आपको जो थंब की डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन होगी, टॉर्क की, ठीक है। अब टॉर्क की दो डायरेक्शन पॉसिबल होती है, एक होती है क्लॉकवाइज, एक कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज, अभी अपन ने बात करी। तो जो टॉर्क की डायरेक्शन, मतलब अगर आपका टॉर्क कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक तो होता है एंटी क्लॉकवाइज, एक क्या होता है, क्लॉकवाइज। किसी को भी एक को क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव, या फिर एक को नेगेटिव। किसी को भी पॉजिटिव मानो, किसी को भी नेगेटिव मानो, पर अपन एक चीज लेके चलेंगे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बस एक चीज अपन को लेके चलनी है कि एंटी क्लॉकवाइज जो आपका टॉर्क होता है उसको अपन क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव। फिर से आपका जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है उसको कैसे क्या होता है, वो पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज होता है उसको अपन क्या लेते हैं, नेगेटिव। इससे नोटेशन से फर्क नहीं पड़ता, तुम ये मत सोचना कि पॉजिटिव कैसे व नेगेटिव, कुछ भी ले लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जनरली बुक्स में जो होता है कि सब बुक्स में अलग अलग है, तो ठीक है, कोई भी एक तुम बात कर सकते हो। अपन क्या ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को क्या लेंगे, नेगेटिव। कैसे निकालते हैं, टॉर्क की डायरेक्शन राइट हैंड से निकालते हैं, फिंगर्स को कर्ल करके, फोर्स से डिस्टेंस की तरफ कर्ल करना है, जो थंब की डायरेक्शन होगी वो किसकी होगी, आपकी टॉर्क की, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे अपना क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। तो आपकी जो रोड है क्या है, रोड आपकी ए बी है, ठीक है। अब उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक ए डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा है 2F अपवर्ड डायरेक्शन में, एक 2A डिस्टेंस पे A + A 2A फोर्स लग रहा है F डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक रोड के अदर एंड पे फोर्स लग रहा है 3F मैग्नीट्यूड का, कितने एंगल पे, रोड के हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे। अब आपको क्या निकालना है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क निकालना है अबाउट पॉइंट ए, ठीक है। अब पॉइंट ए के अबाउट निकालना है, तो अपनी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी किसके अबाउट देखेंगे अपन, ए के अबाउट। सबसे पहले बात अपन करते हैं किसकी वजह से, 2F की वजह से। तो फ्रॉम 2F क्या निकालना है, टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, ये रहा फोर्स 2F। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, मतलब फोर्स और डिस्टेंस जो ले रहे हो उसके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90। फोर्स का जा रहा है ऊपर, डिस्टेंस ये रही आपकी, तो ये जो एंगल है कितना बन रहा है, 90, और ये जो डिस्टेंस बच रही है कितनी है आपकी, 2A। तो ये क्या हो जाएगा, F 2F इंटू A, तो क्या हो जाएगा आपका 2FA। ये आपका क्या हो गया, टॉर्क किसकी वजह से, 2F की वजह से। ये सब अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या है, फोर्स F। ये F है, तो सेकंड लिख रहे हैं फ्रॉम, टॉर्क किसे निकाल रहे हैं, फ्रॉम F। कितना होता है वो, टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है आपका F, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये 2 है। ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 2A, ठीक है। अब अगर अपन ने, अब ये देखो, लेकिन जा कैसे रहा है, ये कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। ये देखो फोर्स नीचे जा रहा है, तो कैसे हो गया, क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन अपन को कौन सा चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये यहाँ पे जो साइन आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। तो टॉर्क कितना हो जाएगा आपका, माइनस का F 2FA। ये आपका हो गया किसका, किसकी वजह से, F की वजह से। अब थर्ड आपका क्या बचता है,
किसकी वजह से? 3F की वजह से। 3F की वजह से टॉर्क कैसे निकालेंगे? फोर्स, तो फोर्स तो कितना हो गया आपका? टॉर्क कितना होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? 3F। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। अब बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, बहुत ढंग से देखना, इसको तो हटाओ। आपको क्या चाहिए? टॉर्क चाहिए। किसकी वजह से? 3F की वजह से टॉर्क चाहिए। अब फोर्स तो ये निकल गया, अब ये फोर्स का क्या है? लाइन ऑफ एक्शन। ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन में आपका फोर्स एक्ट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस? सीख लेना बहुत ढंग से एक ही बार में। लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर जिस पॉइंट से मेरे को निकालना है, किस पॉइंट के अबाउट निकालना है? ए पॉइंट के अबाउट निकालना है, क्वेश्चन में गिवन है। उस पॉइंट से क्या करो? परपेंडिकुलर करो। किसके ऊपर? लाइन ऑफ एक्शन में। फिर से जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है क्या? टॉर्क, उस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर क्या डालना है आपको? परपेंडिकुलर। ये मैंने डाल दिया परपेंडिकुलर। वो जो होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसकी? फोर्स की। ये मैं फोर्स को कुछ नहीं कर रहा, एक्सटेंड कर रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो ये फोर्स और ये क्या हो गई उसकी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब ढंग से देखना, ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। अब इसको अगर अपन ढंग से देखें तो ये क्या हो जाता है आपका? बेस। ये क्या हो गया आपका? हाइपोटेनियस। और ये क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर, ट्रायंगल का। ठीक है, तो अब यहाँ से अपन को क्या निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है। और क्या गिवन है? हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस टोटल कितना है? ये a + 2a + a कितना हो गया? 4a। तो 4a अपना कितना? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस गिवन है, एंगल पता है, परपेंडिकुलर निकालना है। कौन सा एंगल लगेगा? साइन थीटा। कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? 4a। परपेंडिकुलर निकालना है अपन को। हाइपोटेनियस कितना है? 4a। कितना हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर? 4a साइन थीटा। साइन थीटा कितना है? साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 2 से 2 कट गया, कितना बचा? p = 2a। ठीक है, ये कितना बचा आपका? p क्या मतलब? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन को मिल गई कितनी? 2a। उस 2a को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3f से तो मेरे को क्या मिल जाएगा? टॉर्क। 2 × 3 क्या हो जाएगा? 6fa। ये क्या मिल गया मेरे को? टॉर्क। किसके अबाउट? ए पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो फिर से ध्यान रख लो। अब ये देखो उसकी डायरेक्शन वही हो रही है, ये इसको इधर ले जा रहा है, मतलब इसके घूमने की डायरेक्शन कौन सी हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब उसका साइन क्या आएगा आपका? पॉजिटिव। फिर से अपन ने क्या पढ़ा इस क्लास में? अपन ने क्या क्या पढ़ा? मेनली सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अपन ने बात करी क्या होता है? अगर आपके सारे जो फोर्सेज होते हैं उनका सबमिशन कितना होता है? 0। मतलब रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 हो तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज या फिर इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद में अपन ने क्या देखा कि भाई दो चीज़ें अपन को पहले पढ़ने की रिक्वायरमेंट है इक्विलिब्रियम से पहले। फर्स्ट चीज़ क्या आती है? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। क्या होता है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस? आपका जो फोर्स है वो किसी भी डायरेक्शन में एक्ट कर सकता है, तो इसलिए अपन क्या लेते हैं? उसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? वही जैसे अपन ने वेक्टर का निकाला था, जिसके साथ एंगल बन रहा है जिस एक्सिस के साथ, वो क्या हो जाता है? कोस, और अदर वाली साइड क्या हो जाती है? साइन। क्या बोलते हैं उसको? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। उसके क्वेश्चन अपन ने करे। नेक्स्ट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ ए फोर्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? उसको मतलब आपकी जो बॉडी है वो किसी पॉइंट के अबाउट घूमने की कोशिश कर रही है, तो वो कितना घूमेगी वो जो होगा वो मैग्नीट्यूड, उसी को अपन किसे रिप्रेजेंट करते हैं? मोमेंट ऑफ ए फोर्स है टॉर्क। क्या फॉर्मूला होता है टॉर्क का? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको ध्यान क्या रखनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर डायरेक्ट पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे? जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है और जो आपकी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है उससे ऊपर क्या डालो? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल कितना हो गया आपका? 90 डिग्री। तो वो जो डिस्टेंस है वही क्या होगी आपकी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और डिस्टेंस पता चल गई, फोर्स तो आपको पता ही है ऑलरेडी, तो उससे आप क्या निकाल दोगे? मूवमेंट। ठीक है, तो ऐसे अपन मूवमेंट निकालते हैं, ये टॉर्क निकालते हैं। और आपकी जो डायरेक्शन होती है टॉर्क की वो कैसे निकालते हैं? अगर क्लॉकवाइज होता है तो उसको क्या लेते हैं? नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं? पॉजिटिव। किससे निकालते हैं? राइट हैंड से। राइट हैंड को कर्ल करके, राइट हैंड को कर्ल करते हैं फोर्स से डिस्टेंस की डायरेक्शन में, तो जो थंब होता है उसकी वो किसकी डायरेक्शन बताता है? टॉर्क की। ठीक है, थैंक यू।